6 एरियन नेक्स्ट पॉर। पिछले भाग में हमने देखा कि आर्यन बाहर जाने के लिए निकला और सीधे मार्केट जाकर उसने एक तलवार खरीदा। फिर वह जंगल चला गया। उसने बहुत सारी जानवरों को मारकर उसने बहुत सारी कोर जमा कर लिया था, लेकिन कोर ज़्यादा होने के वजह उसको प्रॉब्लम हो रही थी। तभी ज़ारा ने उससे कहा था कि वो उसको एक वर्चुअल स्पेस दे सकती है जिसमें वह सामान रखने के साथ साथ वह कल्टीवेशन भी कर सकता है। बाहर का 1 घंटा वह के 1 दिन के बराबर है। अब आगे ज़ारा के कहने के बाद जब आर्यन को मालूम हुआ कि ज़ारा उसको वर्चुअल स्पेस देगी तो उसने पूछा कि उसके लिए उसे क्या करना होगा। तभी ज़ारा ने बोला आपको 150 कोर देना होगा। जब आर्यन ने सुना कि उसे वर्चुअल स्पेस के लिए 150 कोर देना होगा, उसे लगा कि कोई उसकी जान मांग रहा हो। तभी आर्यन बोला तुम्हें लूटना है तो साफ साफ बोल दो, ये क्या कोई मॉडर्न स्टाइल चला है क्या लूटने का। उसके ये कहते हैं ज़ारा बोली होस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि आपको जो वर्चुअल स्पेस दिया जा रहा है वह खजाने से काम नहीं है। आपके जैसा वर्चुअल स्पेस पूरे कॉन्टिनेंट में नहीं होगा। ज़ारा के ये कहते ही आर्यन मान गया, लेकिन उसे अब भी लग रहा था जैसे कि कोई उसकी जान मांग रहा हो। लेकिन फिर भी उसने अपने दिल पे हाथ रख के ज़ारा से बोला ठीक है तुम्हें जितना लेना है उतना ले लो। तभी बस के सामने से सारे कोर गायब हो गए। अब तो जैसे आर्यन पागल हो गया था। उसने गुस्से में ज़ारा से बोला तुमने बोला था कि सर 150 कोर लगेंगे, लेकिन तुमने मेरी साड़ी कोर चुरा लिया। उसकी ये बकवास सुनकर ज़ारा बोली होस्ट मैंने सिर्फ 150 कोर लिया है, बाकी सभी कोर मैंने आपके वर्चुअल स्पेस में रख दिया है। लेकिन आर्यन को ज़ारा पर थोड़ा भी विश्वास नहीं हो रहा था। तभी उसने बोले मुझे अभी मेरे वर्चुअल स्पेस में ले चलो। उसकी ये बात सुनकर ज़ारा ने उसे तुरंत ही वर्चुअल स्पेस में पहुंचा दिया। उसने देखा कि वह इस वक्त एक हद पर खड़ा था जहां से उसने देखा कि ये दुनिया बिल्कुल असली दुनिया जैसी थी, पर यहाँ पर आध्यात्मिक शक्ति ज़्यादा थी। वो अभी यही सम सोच ही रहा था कि उसके कानों में ज़ारा की आवाज़ आई। ज़ारा बोली होस्ट क्या आप यहाँ पे कुछ बदलाव करना कहते हैं। तभी आर्यन बोला नहीं अभी मुझे कुछ भी बदलाव नहीं चाहिए, अगर लगेगा तो मैं तुझे बता दूंगा। इतना बोल के वह ट्रेंडिंग के लिए बैठा गया। उसने जितनी भी कोर इकट्ठा किया था उसका 1/3 पहले ही खर्च हो गई थी, इसीलिए उसने अपने चारों तरफ सरे कोर निकाल कर बिछा दिया। फिर इस पर बैठकर कल्टिवेशन करता रहा। उसकी कल्टिवेशन तब तक कि उसकी सर्व कोर धूल में नहीं मिल गए, पर जब वह थोड़ा हिला तो उसने देखा तो उसे हड़िया चकने की आवाज़ आई। उसे लगा कि उसकी शक्ति बढ़ गई है, इसीलिए उसने अपनी ताकत को चेक करने के लिए सामने वाले पत्थर पर मारा। वो पत्थर एक ही वॉर में धूल बन गया था। तभी उसने बिना किसी टेक्निक के वह बॉडी रिफाइनिंग के 5वें लेवल पर पहुंच गया था। उसे अपनी इस ताकत पर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी तो उसका चेहरा बिल्कुल उदास हो गया, लेकिन उसने खुद को दिलासा दिलाया कि उसे बहुत ही ताकतवर बनना है, इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनाना है। उसे इतना ताकतवर बनाना है कि कोई भज उसकी माँ की तरफ सर उठाने से भी डरे। उसके बाद वह वर्चुअल स्पेस से बाहर आया, फिर घर की तरफ चल दिया। उसने देखा कि आज टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया था। आर्यन जानता था कि इस वक्त उसकी माँ उसके लिए बहुत परेशान ही रही होगी, इसी वजह से वह तेजी में भागने लगा। कुछ देर बाद वह रायजादा परिवार के दरवाजे पर पहुंच गया। वो अंदर जाने ही वाला था कि एक गेट कीपर ने उसे घेर लिया और बोला तुम इस वक्त अंदर नहीं जा सकते, ये कुल प्रमुख का आदेश है। आर्यन को ऑलरेडी बहुत ज्यादा लाए हो गया था अब उस गार्ड की बात सुनकर, तो उसने उस पर सीधा हमला कर दिया और उसने एक पंच में उस गार्ड को ढेर कर दिया। फिर दूसरे गार्ड से बोला तुम्हें भी आना हो तो जल्दी आप मेरा वक्त खराब मत करो। इतना बोल के वह दूसरे गार्ड्स को देखने लगा, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई। फिर आर्यन सीधा अपनी घर की तरफ चल दिया। फिर उसने देखा कि उसकी माँ दरवाजे के चारों तरफ काट रही थी, लेकिन जब आर्यन ने देखा कि उसके बचने का कोई तरीका नहीं है, वह सीधा हो गया और थोड़ा लंगड़ते हुए चलने लगा। तभी गायत्री जी की नज़र उस पर पड़ी। पहले तो उनको आर्यन पे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने आर्यन की ये हालत देखा तो बिल्कुल डर गई। उन्होंने घबराकर आर्यन को पकड़ लिया और बोली बेटा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं बतो कुछ भी नहीं। उसके बाद समरियन ने उनको एक हाथ को अपने कंधे पर रखा। फिर यह उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे थे, तुम्हें मालूम है न कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। भी दरवाजा खुला और मारिया भी अंदर आ गई, पर जैसे ही मारिया की हालत देख उसका गुस्सा बढ़ने लगा। उसने भी थोड़ा गुस्से में बोली अगर तुम्हारी हालत मैंने ऐसे देखा तो मैं तुम्हारी मुंह तोड़ दूंगी। ये मजाक मत समझना, ये मेरा वड़ा है और तुम्हें वड़ा होना चाहिए कि तुम्हारी मारिया कभी भी अपने वैद से मुकरती नहीं। तभी उसे याद आया कि फॉलो में उसने क्या बोल दिया। आर्यन बेचारा तो उसका कॉन्फिडेंस देखकर ही हैरान था। तभी गायत्री जी ने मारिया बोला ओह तुम्हारी मारिया। उनकी ये बात सुनकर मारिया को बहुत शर्म आ रही थी, वही जानती थी उसने ये सब कहने के लिए कितना हिम्मत जिताया था। तभी गायत्री जी बोली ओह हमारी राजकुमारी शर्माती भी है। ये सुनकर तो मारिया बिल्कुल लाल हो गई। वो दौड़कर गई और उसने आर्यन को गले लगा लिया। फिर उसने अपने चेहरा आर्यन के सीने में छुपा लिया। हमारे आकाश भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। 7 मारिया इन लाओ। गायत्री जी ने मारिया बोला ओह तुम्हारी मारिया। उनकी ये बात सुनकर मारिया को बहुत शर्म आ रही थी, वही जानती थी उसने ये सब कहने के लिए कितना हिम्मत जिताया था। तभी गायत्री जी बोली ओह हमारी राजकुमारी शर्माती भी है। ये सुनकर तो मारिया बिल्कुल लाल हो गई। वो दौड़कर गई और उसने आर्यन को गले लगा लिया। फिर उसने अपने चेहरा आर्यन के सीने में छुपा लिया। इस वक्त मारिया ही हालत बहुत ही खराब थी, वो अपना सर नहीं उठा पा रही थी। वही आर्यन बेचारे का तो हालत और भी खराब हो गया था। उसकी दिल की धड़कने बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहा था। उस बेचारे की जिंदगी वह पहली लड़की थी जिसने उसे गले लगी थी। पिछले जन्म तो किसी ने उसके तरफ
तरफ देखा तक नहीं था। लड़की मिली भी इतनी खूबसूरत, उसकी तो हालत ही खराब थी। गायत्री जी तो आज मजे लेने गुल मोड में थी, तभी उन दोनों की कानों में आवाज आए, आजकल के बच्चों को तो थोड़ा भी सब्र नहीं, मतलब कि शादी से पहले ही वो माँ के सामने ही आपस में लिप्त रहे। अब तो मारिया की पूरा शरीर शर्म के मरे लाल हो गई थी। उसने आर्यन से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की मगर छुड़ा नहीं पा रही थी। तभी उसने किसी तरह अपने आप को छुड़ाया और तूफान की तरह वह से भाग गई। उसके जाते ही गायत्री जी खिलखिलाकर हंसने लगी। आज इतने दिन के बाद अपनी माँ को इस तरह खुलकर हंसता देख आर्यन को बहुत खुशी हो रही थी, चाहे वजह कोई भी हो। अब उसने सोच लिया था कि मारिया को अपने जिंदगी में लेकर रहेगा। वो इतना दर्द और मेहनत उन खुशी के लिए ही तो कर रहा था। भी वह सीरियस होकर बोला, माँ मुझे शादी करनी है। अचानक ये बात सुनकर गायत्री जी भी बहुत हैरान होती है। उनको नहीं लगा था कि उनका बेटा सीधा उनसे शादी की बात करेगा। वे तो बस मजाक कर रही थी दोनों को चिढ़ाने के लिए, लेकिन वह ये भी चाहती थी कि आर्यन मारिया से ही शादी करे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। तभी आर्यन अपनी बात पर जोर देते हुए बोला है, माँ मैं अभी भी सीरियस हूँ, आप उसके पापा से बात कर लेना। फिर बोला, मैं थोड़ा थक गया हूँ। इतना बोल के वह अंदर चला गया। उसके जाने के बाद भी गायत्री शौक में खड़ी रही। वही दूसरी तरफ मारिया अपने घर दौड़ती हुई आई। इस वक्त भी उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो रखा। वो सीधा अपने रूम की तरफ भाग रही थी। तभी उसके पापा की नज़र उस पर पड़ी। वो बोले, बेटा आपको क्या हुआ है और आप ऐसे क्यों भाग रही हो? उनकी ये बात सुनकर मारिया को गायत्री जी का सारी बातें याद आने लगी। वो फिर आवर भी लाल हो गई। वो सीधे कुछ बोले अपने रूम की तरफ भाग गई। उसके जाते ही हेमंत जी को उसका बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी। तभी उनको ध्यान आया कि वो तो आर्यन के घर गई थी, कहीं वह पे कुछ हुआ तो नहीं था। लेकिन उन्होंने अपना सर झटका, क्योंकि उनको गायत्री जी पर विश्वास था कि वो मारिया के साथ कुछ गलत नहीं करेंगी। लेकिन उनको ये भी मालूम था कि उनकी बेटी की ये हाल तो हुई है, इसीलिए वो सीधे गायत्री जी से मिलाने पहुंच गए। इधर गायत्री जी आर्यन के लिए कुछ बना रही थी, तभी किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। उन्हें समझ में नहीं आया कि इतनी रात को कौन उनके घर आया था। इतना सोचकर उन्होंने जाकर दरवाजा खोल दिया। उन्होंने जब दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे पर हेमंत जी खड़े थे, जो अभी बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि माफ करिएगा गायत्री बहन, पर मेरा इस वक्त आना बहुत जरूरी था, नहीं तो मैं यहाँ नहीं आता। तभी गायत्री जी बोली, भाई साहब आप इतना क्यों घबरा रहे हैं, क्या बात है? छोड़े, पहले आप अंदर आइए, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद दोनों अंदर आ गए। उनके अंदर आते ही गायत्री जी किचन में पानी लेन चली गई। आकर उन्होंने हेमंत जी को पानी दिया। फिर बोली, क्या बात है आप? बोला। तभी हेमंत जी थोड़ा हड़बड़ा के बोले, गायत्री बहन क्या मारिया शाम को आपके घर आई थी? ये सुनकर और हेमंत जी के चेहरे की एक्सप्रेशन को देखकर अब गायत्री जी को भी मारिया की चिंता होने लगी। तभी गायत्री जी बोली, भाई साहब क्या हुआ है राजकुमारी को, वो ठीक है ना? तभी हेमंत जी बोले, वो तो घर पे है, पर वह मुझे वो सही नहीं लग रही। वो जब शाम को घर आई थी तो उसका चेहरा बिल्कुल लाल था, और यही नहीं आज उसने पहली बार मेरे किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो जब से घर आई है अपने रूम में ही बंद है। गायत्री जी को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, पर जब सब समझ में आया तो उसको हंसी आ गई। वह फिर शाम की तरह हंसाने लगी। उनकी हंसी देखकर पहले तो वो हैरान हो गए, क्योंकि गायत्री जी को उन्होंने पिछले 15 साल से हंसते तो क्या मुस्कुराने हुए भी नहीं देखा था। आज उन्होंने जब उनको हंसते देखा तो उनके चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उनको हंसता देख हेमंत जी को लगा कि उनके सर से कोई एक बड़ा बोझ उतर गया हो, क्योंकि उन्होंने अपने एक दोस्त से वादा किया था कि वो हमेशा उनका ख्याल अपनी छोटी बहन जैसा रखेगा। लेकिन ये बात गायत्री जी को नहीं मालूम था। हेमंत जी जानते थे कि अगर गायत्री जी को मालूम हुआ कि वो उनके पति के दोस्त है तो वे कभी भी नहीं मानती। इसीलिए उन्होंने उनसे कहा था कि वो उनके दल में शामिल हो जाएं और वो उनकी हर जरूरत का ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनको एक शक्तिशाली मार्शल पूर्वज का जरूरत है। फिर उन्होंने अपना सारा बात बता दी। इस वक्त आर्यन अभी 2 महीने का था और उनके पास रहने का जगह भी नहीं था और अपने दुश्मनों से बचना भी था, इसीलिए वो मान गई थी। हेमंत जी ये सब सोच ही रही थी, तभी उनके कानों में गायत्री जी की आवाज आई। वो कुछ कह रही थी। फिर गायत्री जी ने हेमंत को शाम की सारी बातें बता दिया और आर्यन का प्रस्ताव भी। गायत्री जी की बात सुनकर तो हेमंत जी भी हंसाने लगे। उनको थोड़ा राहत मिली, क्योंकि वो घबरा रहे थे कि उनकी बेटी को क्या हुआ है। आर्यन जो अभी अभी सोया था उनकी आवाज सुनकर बाहर आया। फिर बोला, माँ क्या हुआ है, कोई आया है क्या? उसकी बात सुनकर गायत्री जी ने हेमंत जी के तरफ इशारा किया। भाई लोग, आगे का एपिसोड नहीं आ रहा था, इसमें आप लोगों का ही गलती है। पहले कमेंट करके बताया करो कि आगे का एपिसोड लाना है या नहीं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैत मारिया का राज। आर्यन जो अभी अभी सोया था उनकी आवाज़ सुनकर बाहर आया। फिर बोला, माँ क्या हुआ है, कोई आया है क्या? उसकी बात सुनकर गायत्री जी ने हेमंत जी के तरफ इशारा किया। जब आर्यन ने हेमंत जी की तरफ देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई कि एक कुल प्रमुख हमारे घर क्या कर रहा है, इसीलिए वो उसने उनका सत्कार किया। फिर बोला, जी बोलिए क्या बात है? तभी वो बोले, गायत्री बहन अगर आपको कोई परेशानी ना होती मैं आर्यन से कुछ बात करना चाहता हूँ। उनकी ये बात सुनकर गायत्री जी बोली, भाई साहब कोई बात नहीं, आप बात कर ले, और वह से उठकर चली गई। उनके जाते ही हेमंत जी का चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो गया, एक्सप्रेशनलेस। लेकिन आर्यन का भी यही हाल था। उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसकी संतनीली आंखें समुद्र जी गहरी थी, जिसकी गहराई और राज कोई नहीं बता सकता। जब हेमंत जी ने आर्यन को इस तरह देखा तो उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि 15 साल का लड़का ही न है। पीर उन्होंने अपना सर झटक दिया। उसके बाद फिर उन्होंने सीधे मुद्दे पर आते हुए बोले, देखो मैंने सुना कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। भी आर्यन बोला, अगर मैंने कहा है कि मैं मारिया से शादी करूंगा तो मैं करूंगा, चाहे जो भी हो। भी तभी हेमंत जी बोले, बेटा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत
ताकतवर हो, लेकिन मारिया को अपने पास रखने के लिए तुम्हें और भी ताकत की जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूँ जो शायद तुम्हें नहीं मालूम। हम जिस शहर में रहते हैं वो सिर्फ एक किनारे का शहर है जो हमारे साम्राज्य के आखिरी छोर पर है। इस पूरे मिथुल साम्राज्य के राजधानी में 3 परिवार है, रायजादा परिवार, ठाकुर परिवार और शर्मा परिवार। पूरे परिवारों में शर्मा परिवार सही परिवार के बाद सबसे ताकतवर परिवार है, लेकिन यहाँ तक के पूरे मिथुल साम्राज्य के ताकत के बराबर है। अब इसे अंदाजा लगा लो कि ये परिवार कितना ताकतवर है। वही इस मिथुल साम्राज्य में तीसरी सबसे ताकतवर परिवार रायजादा परिवार है और मारिया उस परिवार की उत्तराधिकारी है। ही नहीं, मारिया की शादी उसके बचपन में ही शर्मा परिवार के उत्तराधिकारी के साथ कर दिया गया है। तो तुम ही बताओ कि क्या तुम इन दोनों परिवारों से लड़ पाओगे। उनकी बात सुनकर आर्यन को थोड़ा हैरानी हुई। वो फिर बोला, पर मारिया तो आपकी बेटी है, तो वह राजधानी के रायजादा परिवार की उत्तराधिकारी कैसे बन गई। उसकी बात सुनकर वो, दरअसल मारिया मेरी बेटी नहीं है। आज से 15 साल पहले राजधानी के सभी परिवारों पर हमला हुआ था। अब किसने किया था ये मालूम तो नहीं हुआ, पर इस पर शर्मा परिवार के कुलपिता को बुरी तरह घायल कर दिया था, जिसके वजह से आज तक किसी ने राजकुमार को नहीं देखा। पर सबको मालूम है कि राजकुमार अभी जिंदा है, पर शर्मा परिवार के बाद उनका निशाना रायजादा परिवार था। इसी वजह से उन्होंने मारिया को हमरे यहाँ यानी छोटे से साइड परिवार में भेज दिया ताकि किसी को मालूम न हो। इसीलिए मैं बोल रहा था कि तुम एक साथ दोनों फैमिली के साथ नहीं लड़ सकते। इसके लिए तुम्हें मार्शल किंग बनाना होगा, उसके बाद ही तुम रायजादा परिवार से लड़ सकते हो। और तुम्हें ये भी बता दूं कि अगले कंपटीशन के बाद मारिया दोबारा राजधानी जा रही है। इतना बोल के वो वहां जाते हुए बोले, अब तुम समझ लेना कि तुम्हारी हद कहाँ तक है। वो जाने के लिए पालते ही तभी उनको एक खतरनाक और मालूम हुआ। उनको कहा कि किसी ने उन्हें मौत के दोराहे पे खड़ा कर दिया है। तभी आर्यन बोला, मारिया सिर्फ आर्यन की है, उसे ना आप मुझसे जुड़ा कर सकते हैं और न ही आपकी रायजादा फैमिली। अगर कोई मेरे और मारिया के बीच आया तो मैं उन सबको दुनिया से मिटा दूंगा। अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है, मगर मुझे समझने की जरूरत नहीं है, आप बस अब देखते जाए उसकी ये पागलपन और अपने आप पर विश्वास देखकर हेमंत जी बोले, आत्मविश्वास अच्छा होता है बच्चे, लेकिन हद से ज्यादा आत्मविश्वास अपने आप के लिए बहुत घातक बन जाता है। भी आर्यन बोला, आपने जो कहा सब ठीक है और मेरे लिए इतना सोचने के लिए भी शुक्रिया, पर अब आप यहाँ से जा सकते हैं। उसके इतना सुनते ही हेमंत जी ने अपना सर झुकाया, लेकिन उनको आर्यन की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि मुखिया परिवार कितना खतरनाक है। अगर उन्हें भनक भी लग गई कि किसी ने उनके राजकुमारी पर नजर भी डाला है तो उसके पहले ही उसे मार दिया जाएगा। लेकिन वो जानते थे कि आर्यन कितना जिद्दी है, शायद गायत्री जी उसे समझा दे। इतना सोच के वो वह से चले गए। उनके जाने के बाद भी आर्यन अभी भी वहीं पर बैठा रहा। वह दोबारा से रायजादा परिवार और शर्मा परिवार के बारे में सोचने लगा। वो इतना भी बेवकूफ नहीं था कि वो सीधे इन दोनों परिवारों से पंगा नहीं ले सकता, लेकिन वह अपनी माँ की खुशी के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता था। पर ये सिर्फ 2 परिवार थे, चाहे उनके घर में मार्शल गॉड ही क्यों न आ जाए, वो फिर भी मारिया से शादी करेगा, चाहे उसे कुछ भी करना क्यों न पड़े। तभी उसने अपने आप से वादा किया कि वह अगले फंक्शन में सबको बता देगा कि वो कौन है। वही कुछ देर बाद उसने सोचा कि एक बार वह अपनी माँ से पूछेगा कि उसका ताल्लुक राजधानी के शर्मा परिवार से तो नहीं है, क्योंकि उसका सरनामे भी शर्मा था, कहीं ये हो सकता है। वही थोड़ी देर बाद उसकी माँ बाहर आई तो देखा कि हेमंत जी वह से चले गए हैं। इसीलिए उन्होंने आर्यन से पूछा, बेटा क्या हेमंत जी चले गए? भी आर्यन बोले, है माँ। फिर वो आकर आर्यन के बगल में बैठ गई तो आर्यन ने अपना सर उनके गोद में रख दिया। ये देखकर गायत्री जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। तभी आर्यन बोला, माँ क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? भी गायत्री जी बोली, अब तुम कब से ये फॉर्मेलिटी करने लगे, पूछो जो भी पूछना है। तभी आर्यन बोला, माँ क्या आप शर्मा परिवार को जानती हो? क्या हमारा ताल्लुक भी शर्मा परिवार से है? उसकी ये बात सुनकर गायत्री जी का चेहरा पीला पड़ गया। उनका परेशानी देखकर आर्यन जल्दी से उठा और गिलास में पानी लेकर आया और गायत्री जी को पिलाने लगा। तभी आर्यन बोला, क्या बात है माँ, आप इतना क्यों घबरा गई? आपकी तबीयत तो ठीक है न? पहले आप चले अपने रूम। आर्यन उनके रूम में गया और उनको रूम में सुलाकर आ गया। उसके बाहर जाते ही गायत्री जी बोली, बेटा मैं नहीं जानती कि तुम्हें कैसे मालूम चला, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर उनका साया भी नहीं पड़ने दूंगी। हमारे आकाश भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। च9 विघटन की शक्ति। उसकी ये बात सुनकर गायत्री जी का चेहरा पीला पड़ गया। उनका परेशानी देखकर आर्यन जल्दी से उठा और गिलास में पानी लेकर आया और गायत्री जी को पिलाने लगा। तभी आर्यन बोला, क्या बात है माँ, आप इतना क्यों घबरा गई? आपकी तबीयत तो ठीक है न? पहले आप चले अपने रूम। आर्यन उनके रूम में गया और उनको रूम में सुला कर आ गया। उसके बाहर जाते ही गायत्री जी बोली, बेटा मैं नहीं जानती कि तुम्हें कैसे मालूम चला, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर उनका साया भी नहीं पड़ने दूंगी। इतना बोल के उन्होंने अपने आंखों की अंशु पोछा और एक खत लिखकर एक अपने आत्मिक शक्तियों से एक कबूतर नाना दिया। उसे कुछ समझा के उस कबूतर को वह से उड़ा दिया। वही दूसरी तरफ सुबह ही आर्यन बिना किसी को बताए अपने रूम से निकल गया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी माँ उसको घर से बाहर नहीं जाने देगी। और वो ये भी जानता है कि जब तक वह घर से बाहर नहीं जाएगा तब तक उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि अगर चील के बच्चों को चील की माँ के पास ही रहना पड़े तो वह चील का बच्चा कभी भी आसमान के ऊंचाइयां नहीं छू सकता और न ही आज़ादी का मतलब समझ आ सकता है। इसीलिए आर्यन गायत्री जी से बिना बताए आ गया था। उसने आने से पहले अपने टेबल पर एक लेटर लिख के रख दिया था। उसमें था कि माँ मैं जानता हूँ कि आप मुझे हर आफत और हर तकलीफ से बचा के रखना चाहती हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि मैं अपनी बुढ़ान खुद भरना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया के हर वो बदरत बर्दाश्त करना चाहता हूँ जो मुझे ताकतवर बनाए। यही नहीं, मैं आपको दुनिया का हर खुशी देना चाहता हूँ, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। आप थोड़ा भी मत घबराना। मैं नहीं है कि लास्ट तक यानी कॉम्पिटियों के पहले आ जाऊंगा, जिसके वजह से मेरी माँ को बातें सुनना पड़ा है, उनका बदला तो लेना है। उधर ज्ञात जी ने जब आर्यन का
का दरवाजा खटखटाया तो किसी ने जवाब नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। उन्होंने जब अंदर जाकर देखा तो आर्यन अंदर नहीं था। उन्होंने सोचा कि आर्यन इतनी सुबह कहाँ चला गया। वो मुड़ी और मुड़ के जाने लगी थी कि उनकी नज़र टेबल पर पड़ी जहाँ पे एक कागज़ पड़ा हुआ था। वो कुछ और नहीं, आर्यन ने जिस लेटर को लिखा था वही था। लेकिन जब गायत्री जी ने लेटर पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि उनका बेटा एक दिन बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बनेगा, लेकिन फिर भी वो एक माँ थी, इसीलिए उन्होंने वह लेटर जल्दी लिया और हेमंत जी के कमरे की तरफ भागी। वह पहुंचकर उन्होंने देखा कि हेमंत जी वह पर भी नहीं है, तो उन्होंने वह पे खड़े नौकर से उनका पता पूछा और वह से दरबार की तरफ चल दी। दरबार आते ही उन्होंने देखा सारे बुजुर्ग और रायजादा फैमिली के सभी बड़े लोग वह पे खड़े थे। जब उन लोगों ने गायत्री जी को वह देखा तो उनको हैरानी हुई, क्योंकि गायत्री जी कभी भी फैमिली फैसलों के बीच नहीं पड़ती और न ही जल्दी दरबार आती है। उनके आते ही हेमंत जी बोले, दूसरे बुजुर्ग क्या हुआ है, आप बहुत परेशान हैं, क्या बात है? तभी गायत्री जी बोली, मुझे आपसे अकेले में बात करना है प्लीज़। उनकी बात सुनकर और उनकी घबराहट देखकर हेमंत जी ने पूरे दरबार को बर्खास्त कर दिया। फिर गायत्री जी से बोले अब क्या हुआ है? गायत्री जी ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने बस अपने हाथ की कागज़ को हेमंत जी को दे दिया। वही इस बात से हेमंत जी भी घबरा गए। वो जानते थे कि ये लड़का जिद्दी है, पर इतना जिद्दी होगा? तभी हेमंत जी ने अपने बगल की घंटी को बजाई, जिससे वह पे 2 सैनिक भाग के आ गए। उनके आते ही हेमंत जी ने कहा कि आर्यन को पूरे शहर में खोजा जाए और अपने सैनिकों को सभी बाहर जाने वाली सड़क पर खड़ी कर दिया जाए और जब भी आर्यन दिखे उसे महल ले आया जाए। उनकी बात सुनकर गायत्री जी को थोड़ा सुकून मिला। भी हेमंत जी बोले, गायत्री बहन आओ, घबराए मत, आर्यन जल्दी ही मिल जाएगा। वही दूसरी तरफ आर्यन शहर से दूर छाया जंगल में आ गया था। वही उसके माथे पे पसीने की बूंदें थी, उसके हाथ में एक तलवार थी जिससे खून टपक रहा था। वही उसके सामने एक रैंक 3 का तिलिस्मी भेड़िया पड़ा था। आर्यन इसे बहुत मुश्किल से मारा था। तभी आर्यन ने देखा कि उसके पास लगभग 15 कोर हो गए हैं, वो भी रैंक 3 के तिलिस्मी जानवर का। आर्यन इस वक्त आउटर एरिया और मध्य एरिया के बॉर्डर पर खड़ा था। तभी उसकी बॉडी में झंझनाहट होने लगी। उसे लगा कि सकतिया उससे काबू से बाहर जा रही, तो वह जल्दी से अपने वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच गया। वह पहुंचकर उसने अपने सरे कोर को अपने हाथों पर रख के कल्टिवेशन करता रहा। उसके चारों तरफ से हवा तेजी से उसके पास आने लगी और उसके ऊपर एक भवन सा बनता गया। लेकिन आर्यन ने अपनी आंखें नहीं खोली। तभी उसके बॉडी से एक आवाज आई, फिर उसके बॉडी से सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैलने लगी। वो रोशनी जैसे ही फैलाना बंद हुआ तभी आर्यन ने अपनी आंखें खोली। उस वक्त आर्यन बॉडी रिफाइनिंग के 6वें स्तर पर पहुंच गया था। उसे इस बात पर बहुत खुशी होने लगी, लेकिन उसको इसका अहंकार नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि उसका सफर अभी बहुत आगे तक है। इसीलिए उसने सोचा कि उसकी अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। वही थोड़ी देर बाद वह फिर जंगल में जानवरों से मुकाबला करने के लिए निकल गया। तभी उसके कानों में ज़ारा की आया। तभी ज़रा बोली, होस्ट आपने अपना सारी टास्क को कंप्लीट किया है, इसीलिए आपको आज एक शक्ति मिली है। भी आर्यन बोला, कैसी शक्ति? ज़ारा बोली, भागछर की शक्ति। इससे आप किसी भी चीख या इंसान को मरकर उनकी नमो निशान मिटा सकते और उसकी सारी ताकत आपकी हो जाएगी। इतना सुनते ही आर्यन के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने ज़ारा से बोला, मुझे अभी वो शक्ति चाहिए। उसके इतना कहते ही उसके पूरे शरीर में एक भूरी रोशनी भलने लगी। उस टाइम आर्यन को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन तभी उसका सब दर्द खत्म हो गया। तभी ज़ारा बोली, होस्ट आपके बॉडी में विघटन भागछाड़ की शक्ति भेज दिया है, आप इसे उसे कर सकते हैं। तभी आर्यन ने अपने हाथ को साइड के एक पेड़ पे रखा, जिससे उसके हाथों से भूरी आग फैलने लगी और उसने पूरे पेड़ को पल भर में रख कर दिया। हमारे आकाश भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चट्टैन अमृत का कौवा। उसने ज़ारा से बोला, मुझे अभी वो शक्ति चाहिए। उसके इतना कहते ही उसके पूरे शरीर में एक भूरी रोशनी भलने लगी। उस टाइम आर्यन को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन तभी उसका सब दर्द खत्म हो गया। तभी ज़ारा बोली, होस्ट आपके बॉडी में विघटन भागछाड़ की शक्ति भेज दिया है, आप इसे उसे कर सकते हैं। तभी आर्यन ने अपने हाथ को साइड के एक पेड़ पे रखा, जिससे उसके हाथों से भूरी आग फैलने लगी और उसने पूरे पेड़ को पल भर में रख कर दिया। आर्यन ने जब विघटन शक्ति का इस्तेमाल किया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए उसने न जाने कई पेड़ों को रख में बदल दिया। फिर उसने अपना उत्साह काम किया और जंगल की तरफ और अंदर चला गया। उसके जाते ही उसको कुछ आवाजें सुनाई दी। वो उस तरफ चला गया। तभी कुछ दूर उसने देखा कि एक लड़की और लड़का मिलकर एक रैंक 4 के गोरिल्ले से लड़ रहे थे। ये कोई आम बात नहीं है, रैंक 4 के जानवर मार्शल किंग के बराबर होते हैं और ये दोनों उससे लड़ ही नहीं रहे थे, उसको टक्कर भी दे रहे थे। वही आर्यन एक झड़ी में चिपकर दोनों की लड़ाई देख रहा था। तभी उसे याद आया कि रैंक 4 के जानवर जहाँ रहते हैं उनके पास कोई खास चीज होती है। तभी आर्यन की नजर एक गुफा पर पड़ी जो थोड़ा नीचे की तरफ था। आर्यन ने अंदाजा लगाया तो वो समझ गया कि वह दूसरी तरफ से इन तीनों को पता लगे बिना गुफा के अंदर जा सकता है, इसीलिए आर्यन पीछे हटा और झाड़ियों का सहारा लेते हुए गुफा के करीब पहुंच गया। उसने फिर अपने चारों तरफ देखा कि कोई देखा तो नहीं रहा है, इसीलिए उसने अपने चारों तरफ एक बार नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि अब भी वो तीनों लड़ रहे थे। तभी आर्यन धीरे से गुफा के अंदर चला गया। वह जब अंदर गया उसने देखा कि गुफा बहुत बड़ा था, किसी महल की तरह। फिर वो गुफा में बिना किसी आवाज के चला गया। तभी जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि एक पौधा था जिसके ऊपर 6-7 फल लगे हुए थे। आर्यन पता चल गया कि ये कोई आम पौधा नहीं, ये सफेद जिनसिंग का पौधा है। पहले तो आर्यन ने सोचा कि वो उसका फल तोड़ ले, फिर उसे ख्याल आया कि उसे क्यों न अपने वर्चुअल स्पेस में लगा दिया जाए। तभी उसने ज़ारा से पूछा कि
कि क्या मैं इसे अपने वर्चुअल वर्ल्ड में लगा सकता हूँ। तो ज़ारा ने कहा जी है, आप बस जैक पौधे पर अपना हाथ रख दे, मैं उसे वर्चुअल स्पेस में ट्रांसफर कर दूंगी। उसके इतना बोलते आर्यन ने अपना हाथ सफ़ेद जिनसिंग के पौधे पर रख दिया। उसके हाथ रखते ही एक सफ़ेद रोशनी निकला और वो सफ़ेद जिनसिंग का पौधा वह से गायब हो गया। ये देखकर वह बहुत खुश हुआ, इसीलिए वह और अंदर गया तो उसने देखा कि कई अनोखे जड़ी बूटी उसने सभी को अपने वर्चुअल स्पेस में रखने लगा। आर्यन इतना उत्साहित हो गया था कि उसने गुफा की हर चीज़ को वर्चुअल स्पेस में ट्रांसफर करता गया। कुछ ही देर में उसने सारी जड़ी बूटियां और फल अपने वर्चुअल स्पेस में भेजकर आगे जाने लगा। जैसे ही थोड़ा और अंदर गया वह जंगली जानवरों के कई हजार कोर मौजूद थे। अब तो आर्यन और भी उत्साहित हो गया। फिर उसने जल्दी से सारे कोरों को अपने वर्चुअल स्पेस में ट्रांसफर कर दिया। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक छोटा सा तालाब था जिससे हल्का सफेद धुआं उठ रहा था। तभी उसने अपने हाथ उस पानी के अंदर डाला, तभी एक बहुत ही शुद्ध एनर्जी उसके बदन में फैल गई। आर्यन इससे थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने इसके बारे में बाद में पता करने का बोल के ज़ारा से बोला, क्या तुम इस पानी के तालाब को अंदर सिफत कर सबकी हो? तभी ज़ारा बोली, होस्ट इसे अभी अंदर ऐसे हो रखा गया तो ये खराब हो जाएगा, इसीलिए आपको पहले एक बोतल खरीदना होगा जिसमें आप इसे भर सकते हैं, वो उसने खराब नहीं होगा। तभी आर्यन ने ज़ारा से पूछा, क्या तुम इसके बारे में जानती हो? तो ज़ारा बोली, जी होस्ट, इसे अमृत जल बोला जाता है, इसकी एक बूंद ही किसी के गहरे से गहरे जख्म को खत्म कर सकती है। तभी आर्यन बोला, तो ठीक है, तुम मुझे उस बोतल को दे दो। तभी ज़ारा बोली, होस्ट उसके लिए आपको 100 पॉइंट देना होगा। आर्यन को लगा कि ज़ारा उसके सिचुएशन का फ़ायदा उठा रही है, लेकिन वो जानता था कि वह इस वक्त बहस करने के हाल में नहीं बता, तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे दे दो। तभी आर्यन के सामने एक सफ़ेद रोशनी जगमगाने लगी। तभी उसने उस बोतल को अपने हाथ में पकड़ लिया। वो जैसे ही इस पानी को भरने जा रहा था तभी उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी, जिसके नज़र उस पत्थर के निचले भाग में पड़ा। इसे देख कि सारी अमृत पानी उस पत्थर से सींच रहा था, इसीलिए वह सीधे उस पदार को हटाया तो देखा कि वहाँ पे एक कुआं है जिसमें दूध जैसी गाढ़ी और सफ़ेद पानी है। वो समझ गया कि ये सामने फिर भरम में डालने के लिए पानी के अमृत को रखा गया है ताकि असली अमृत को बचाया जा सके। तभी उसने अपना बोतल उस अमृत में रख दिया। कुछ ही देर में 70 फीट गड्ढे का कुआं के सारी अमृत उसके बोतल में आ गया, लेकिन वो बोतल नहीं भरा। फिर उसने सोचा कि ये बोतल 100 पॉइंट के लिए है, तो तभी उसे ख्याल आया कि बाहर के दोनों लड़के लड़कियां अगर उसे देख लिया तो इसीलिए उसने पहले से इंतजाम करने का सोचा। तभी उसने उस अमृत के बोतल को लेकर अपने वर्चुअल स्पेस में चला गया। फिर उसने उस बोतल का एक खास जगह पे रखकर उसने अपने बैग में कुछ तिलिस्मी पत्थर भर लिया। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर वह जानता था कि वो अभी उन दोनों से नहीं लड़ सकता, इसीलिए उसने पहले से ही थोड़ा इंतजाम करना सही समझ फिर उसने थोड़ी जड़ी बूटियां भी ले लिया। इससे उसका भेज हल्का सा भरा दिखने लगा। फिर उसने 10-12 शीशी ले ली उस अमृत को भरने के लिए। तब वह अपने वर्चुअल स्पेस से बाहर आ गया। बाहर आकर सबसे पहले उसने इस पत्थर को बंद किया, फिर उस ऊपर वाले अमृत के पानी को अपने शीशी में भर लिया और बैग में रख लिया। वही दूसरी तरफ उस लड़के ने दूसरी लड़की से बोला, अमृता, मैंने सुना है कि इस गुफा में अमृत का पानी है जो लगभग 1000 पुराना है, हमें जल्दी से इस जानवर को मारना होगा ताकि कोई और यहाँ ना आ जाए। तभी उस लड़के अपने कहा कि अमृता, तुम इसका ध्यान अपनी तरफ करो, मैं इसे अपनी अवॉर्ड टेक्निक से हमला करता हूँ। तब जी अमृता ने अपना सर है में हिला दिया। तभी वह अपने जगह से उड़ी और उस गोरिल्ला के चारे के सामने जाकर अपने हाथ को ऊपर उठाया, जिससे उसके हाथ से हरी रोशनी निकलने लगी। तभी उसने उस हरी रोशनी को उस गोरिल्ला के ऊपर फेंका। जैसे ही उसने उस गोरिल्ला की तरफ इशारा किया, उसके हाथ से बहुत सारी लताएं निकली और जाकर सीधे उस गोरिल्ला से लिपट गई। गोरिल्ला जैसे ही अपनी ताकत दे उस लता को तोड़ने वाला था, तभी लड़का जिसका नाम अभिजीत था उसने बोला 100 शेडो टेक्निक, जिससे उसके 100 क्लोन बन गए और उस 100 पार्छायों उस पर हमला कर दिया। उनके हमला करते ही उस गोरिल्ला की हालत खराब हो गई और वह सीधे नीचे गिर गया। उसके नीचे गिरते ही अभिजीत ने तुरंत उसके गले पर तलवार चला दिया, जिससे उसका गर्दन उतर गया। जैसे उसने उस गोरिल्ला का तिलिस्मी कोर ले लिया जो भूरे कलर का था। तभी वे दोनों अंदर गए तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। तभी उन दोनों को पता चल गया कि यहाँ पे कोई और भी है, जिससे उन लोगों ने तुरंत अपनी अपनी तलवार निकल की। फिर दोनों उसके गुफा के अंदर आ गए। तभी अभिजीत ने देखा कि उस तालाब के पास एक लड़का है जो शीशी में अमृत भर रहा है। तभी वे ये तेजी से आगे बढ़ा और उसने अपनी तलवार को उसके गले पर रख दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, और तुमने इस अमृत को हाथ कैसे लगाया? अब इसकी कीमत तुम्हारी जान होगी। उसकी ये बात सुनकर आर्यन एक पल के लिए तो डर गया, लेकिन फिर उसने अपने आप पर काबू किया। हमारे आकाश भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। 11 एरियन की समझदारी। अभिजीत ने देखा कि उस तालाब के पास एक लड़का है जो शीशी में अमृत भर रहा है। तभी वे ये तेजी से आगे बढ़ा और उसने अपनी तलवार को उसके गले पर रख दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, और तुमने इस अमृत को हाथ कैसे लगाया? अब इसकी कीमत तुम्हारी जान होगी। उसकी ये बात सुनकर आर्यन एक पल के लिए तो डर गया, लेकिन फिर उसने अपने आप पर काबू किया। फिर वह धीरे से मुड़ा तो उन दोनों ने देखा कि ये तो सिर्फ एक 15 साल का लड़का है। तभी अभिजीत बोलता है, बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, और तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? भी आर्यन बोले, वो मैं थोड़ा भटक गया था और जब यहाँ आया तो आप दोनों को उस बंदर जैसे जानवर से लड़ते देखा तो मैं डर गया, इसीलिए गुफा के अंदर भाग आया। तभी मैंने यहाँ बहुत सारे कोर और जड़ी बूटियाँ देख तो मैंने सब ले लिया, और जब अंदर आया तो मुझे प्यास लगी थी, इसीलिए मैंने इस पानी को पी लिया, जिससे मेरा एनर्जी बढ़ गया, इसीलिए मैं इसे अपने माँ के लिए लेकर जा रहा हूँ। उसने इस बात बोलते हुए अपने चेहरे पर इतनी मासूमियत लाया था कि कोई भी पिघल जाए। इस वक्त वह बिल्कुल छोटा बच्चा लग रहा था जिसे अभी दुनिया का कोई जानकारी न हो। भी अभिजीत बोला, और हम दोनों तुम पर कैसे विश्वास करें? भी आर्यन बोला, आप दोनों रुको, मैं अभी आप दोनों को दिखता हूँ। तभी उसने अपने बैग से सभी जड़ी बूटियाँ निकला और फिर ओके हीर सभी जादुई कोर को निकल कर दिखाया
और बोला सच में देखिए मुझे जादू कोर और जड़ी बूटियां मिली थी। आर्यन की बात सुनकर उन दोनों को विश्वास हो जाता है कि ये सिर्फ एक बच्चा है इसीलिए उनके लिए कोई खतरा नहीं है। फिर अभिजीत बोला बेटा आपको ये सब चीज़ें अपने साथ नहीं रखना चाहिए, कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता, वैसे ये चीज़ें आपके कुछ काम के नहीं है। आर्यन को उन दोनों की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चाहता था कि वह जाकर उन दोनों को मुंह पे 2-4 थप्पड़ लगा दे, लेकिन उसने अपने आप को रोका क्योंकि वो जानता था कि वो इनसे नहीं जीत सकता। फिर उसने एक झूठी मुस्कान के साथ बोला तो भैया आप बता दीजिए कि मैं क्या करूँ। भी अभिजीत बोला आप इन सभी बेकार के पौधे और पत्थर को हमें दे दो, ये आपके किसी काम के नहीं है और आप इस तालाब में से 10-12 बोतल भर ले और अपनी माँ के लिए लेकर चले जाएं, इससे उनकी ताकत बढ़ेगी। आर्यन ने कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला आप तो ठीक कह रहे हो, मैं उस पौधे और पत्थरों का क्या करूंगा, आपका मुझे सही से समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वह दौड़कर जाकर अभिजीत के गले लग गया। तभी उसने अभिजीत को छोड़ा और जाकर अमृत के पानी ने से 10-12 शीशी भर लिया। फिर उन दोनों को बाय बोलकर वह से जाने लगा। तभी आरती बोली रुको। तभी उसने अपनी दिव्य दृष्टि से आर्यन को देखा। आर्यन को लगा कि वो उसके रूह तक देख पा रही, लेकिन आरती को उसके अंदर कुछ नहीं मिला, क्योंकि अगर कोई भी स्टोरेज बैग या अंगूठी भी होती तो आरती उसके अंदर देखा सकती थी। तभी उसने कहा कि तुम अपने घर कैसे जाओगे। तभी आर्यन बोला कि कोई न कोई मुझे ढूंढते हुए आ ही जाएगा अगर मैं किसी तरह जंगल से बाहर चला गया। तभी अभिजीत बोला ठीक है जाओ, मगर यहाँ के बारे में किसी के बारे में मत बताना, ठीक है। ज़ियान बोला ठीक है। तभी आर्यन जाने लगा। तभी उसको थोड़ी देर पहले कर मंजर याद आया जब उसने पत्थर से थोपा था, तभी उसको कुछ ध्यान आया था। तभी उसने पत्थर को दोबारा हटाया तो उसने देखा था कि उस कुआं के अंदर एक 7 फुट का सफेद पठार था जिससे यह अमृत का पानी निकल रहा था। तभी उसने ज़ारा से बोला कि क्या ज़ारा इस किवे को उसके वर्चुअल स्पेस में ट्रांसफर कर सकती है। तो ज़ारा ने कहा कि उसे 10 मिनट का टाइम लगेगा और इसके लिए आर्यन को 1000 पॉइंट्स देना होगा। बेचारा आर्यन क्या करता, उसने ये बात मान लिया क्योंकि वो जानता था कि यह अमृत इससे कई ज़्यादा महंगा था, क्योंकि उसे 1000 पॉइंट के बदले अमृत का कुआं मिल रहा था जिससे कभी भी अमृत खत्म नहीं हो सकता। और वो ये भी जानता था कि अगर यहाँ कोई आता और ये कुआं देख लेता तो उसे मालूम हो जाता कि आर्यन ने ही इसे साफ किया है, इसीलिए वो उस पर हमला भज कर सकते थे। तभी वह इस वक्त परसेंट में आया और सीधे वह से बाहर आ गया। आज वह बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वह आज अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा था, क्योंकि उसकी आज बहुत सारी खजाना मिल गया। अब वह समझ गया कि उसे अब कल्टिवेशन करना चाहिए, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ 15 दिन था बस मुकाबला को। इसीलिए उसने एक गुफा खोजा और उसके अंदर चला गया। फिर उसने अंदर से गुफा को बंद कर दिया। फिर वह अपने वर्चुअल स्पेस में चला गया। भी उसके जाने के बाद आरती अभिजीत से बोली क्या तुम्हें लगता है कि वह लड़का सच बोल रहा था। तभी अभिजीत बोला नहीं, वो हमसे 1% भी सच नहीं बोल रहा था। उसने जानबूझकर हमें अपनी सारी जड़ी बूटियां और तिलिस्मी पत्थर को दिखाया ताकि हम दोनों उसकी जान न ले, लेकिन उसने एक बात को सच बोला था कि उसे अपने माँ के लिए लेकर जाना है जिससे वो ताकतवर बन सके। असली बात यही है कि मैंने उसे जाने दिया और उसे 10-12 बोतल अमृत कह दे दिया था और उस बेचारे ने पहले ही डर से अपना सारा खजाना हमसे डर कर दे दिया था। अब बताओ कि मैं उसको कैसे जान से मरता। हमारे आकाश भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। 12 ट्रिनेटर अकेडमी। वही उसके जाने के बाद आरती अभिजीत से बोली क्या तुम्हें लगता है कि वह लड़का सच बोल रहा था। तभी अभिजीत बोला नहीं, वो हमसे 1% भी सच नहीं बोल रहा था। उसने जानबूझकर हमें अपनी सारी जड़ी बूटियां और तिलिस्मी पत्थर को दिखाया ताकि हम दोनों उसकी जान न ले, लेकिन उसने एक बात को सच बोला था कि उसे अपने माँ के लिए लेकर जाना है जिससे वो ताकतवर बन सके। असली बात यही है कि मैंने उसे जाने दिया और उसे 10-12 बोतल अमृत कह दे दिया था और उस बेचारे ने पहले ही डर से अपना सारा खजाना हमसे डर कर दे दिया था। अब बताओ कि मैं उसको कैसे जान से मरता। उसकी ये बात सुनकर आरती बोली हमें पहले अपने अकादमी को बता देना चाहिए, ना ही तो कोई और ताकतवर इंसान यहाँ आ गया तो हम उससे नहीं लड़ पाएंगे। तभी अभिजीत में बोले क्यों ना पहले हम अपनी फैमिली के लिए भर लेते हैं ताकि हमें बाद में किसी से मांगना न पड़े। उसकी बात सुनकर अंजलि भी मान गई। फिर दोनों ने अपने अपने पास से स्टोरेज बोतल निकला और भर लिया। फिर जब उनका स्टोरेज भर गया तब उन्होंने अपने अपने पास से एक कार्ड निकला और उसे कुचल दिया। एक कार्ड उनको उनके टीचर के द्वारा खतरे पर पड़ने से बचने के लिए दिया गया था। तभी उनके कार्ड को कुचलते ही वहां पर एक पोर्टल खुला और उनके सामने एक एल्डर आ गए। उनके सामने आते ही उन दोनों ने झुककर अभिवादन किया। तभी वो एल्डर जो इन दोनों के गुरु थे जिनका नाम बसीर राणा था, उन्होंने कहा क्या बात है, तुम दोनों ने मुझे इतनी जल्दी और वो भी एक साथ बुलाया। उनकी बात सुनकर अभिजीत बोला कि मास्टर हमें यहाँ पे अमृत का तालाब मिला है जिसके लिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया है। उसकी बात सुनकर तो बसीर बिल्कुल हैरान हो गया। उसने कहा क्या तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं मास्टर, हम दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप चाहे तो खुद ही देखा ले। उसके बाद बसीर ने अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमाया। तभी उसने सफ़ेद उबलता हुआ पानी देखा। उसे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि पूरे कॉन्टिनेंट के लोग इस पानी को खोज रहे हैं और मिला हमें। तभी उन्होंने कहा कि क्या कोई और जानता है इस बारे में। तो अभिजीत बोला है मास्टर। उसकी बात सुनकर बसीर के चेहरे पर एक किलिंग इंटेंट आ गया और उसने कहा कौन है। तो अभिजीत ने उसे सब बता दिया जो भी, और ये भी कि वह 15 साल की उम्र में बॉडी रिफाइनिंग के लास्ट लेवल में है। बात सुनकर बसीर बोला उसको यहाँ से गए कितना टाइम हो गया है। अभिजीत बोला तकरीबन आधा जानता। उसकी बात सुनकर बसीर ने अपना मार्शल भावना पूरे जंगल में फैला दिया, लेकिन उसे आर्यन कहीं नहीं मिला। तभी बसीर बोला ये लड़का जितना सिंपल देखता है उतना है नहीं, बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर हो भी इतनी अंदर जंगल में आ गया है जहाँ पे कोई जल्दी मरखल राजा भी नहीं आ सकता। कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के के नारे में। उसने कहा कि जब भी उससे मिलो तो
अपने अकामी में शामिल करने की कोशिश करना, ये हमारे आदमी के लिए बहुत अच्छा होगा। ये सभी लोग त्रिनेत्र अकादमी देते जिसका दबदबा पूरे मिथुल साम्राज्य पर था, क्योंकि ये अकादमी सीधे राजा की ही बातें मानती थी। कहा जाता है कि इस अकादमी के मास्टर एक मार्शल सम्राट है, लेकिन आज तक उनको किसी ने नहीं देखा था। पर एक बार बाहर जे कुछ मार्शल बुजुर्ग ने हमला कर दिया था, तो उन्होंने एक ही बार में पूरे सेना को खत्म कर दिया। यही नहीं, जब उन्हें पता चला कि वे सब बगल के देश के हैं, उन्होंने वह जाकर अकेले ही पूरे समुदाय जा खत्मा कर दिया था। इसीलिए किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वह इस अकादमी पर नज़र भी उठा सके। तभी बसीर ने कहा कि हमें जल्दी से पूरे अकादमी को लाना होगा। मैंने एक संदेश भेज दिया है और तुम लोग आसपास जाकर हमारे अकादमी का झंडा लगा दो, ताकि सबको पता लग जाए कि यहाँ पर त्रिनेत्र अकादमी का जगह है। बसीर के कहते ही दोनों वह से चले गए और जाकर उन्होंने पूरे गुफा के चारों तरफ लगभग 500 मीटर को घेर कर वह पे त्रिनेत्र अकादमी का झंडा लगा दिया। वही बसीर ने थोड़ा पानी पिया तो उसके बॉडी से एनर्जी की बढ़ा गई। तभी वो अभी मार्शल मास्टर के सेकंड लेवल पर अटका हुआ था। तभी उसे अपने अंदर एक तूफान सा महसूस हुआ। तभी उसने फट से कल्टिवेशन करना शुरू कर दिया। उसका मार्शल भावना जो एक भालू था उसके पीछे प्रकट हो गया। उसने भी आसपास की एनर्जी को अब्जॉर्ब करने लगा। थोड़ी देर बाद गुफा में छोटा सा ब्लास्ट हुआ। फिर उसे महसूस हुआ कि वह अब मार्शल मास्टर के दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पर आ गया है। वो आज बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि कहा मैं न जाने कितने सालों से दूसरे लेवल पर अटका हुआ था। इसीलिए उसने कहा वो खुश हो ही रहा था कि उसने देखा कि अकादमी के बड़े बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं। यही नहीं, अकादमी के छोटे बुजुर्ग भी आ रहे थे। ये सब देखकर उसे पता चल गया कि यह अमृत अकादमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वो समझ गया कि अब उसे अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा अकादमी के तरफ से। तभी जब छोटे बुजुर्ग आए तो उन्होंने बसीर का कंधा थपथपाते हुए कहा कि तुम्हें अकादमी की तरफ से जरूर अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। उनकी बात सुनकर बसीर को बहुत खुशी मिल रही थी। हमारे आकाश भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। 13 लेवल अप। तभी जब छोटे बुजुर्ग आए तो उन्होंने बसीर का कंधा थपथपाते हुए कहा कि तुम्हें अकादमी की तरफ से जरूर अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। उनकी बात सुनकर बसीर को बहुत खुशी मिल रही थी। तभी एक और बुजुर्ग ने कहा कि मुझे पता चला है कि शर्मा परिवार और रायजादा परिवार सबको यहाँ की पता चल गया है, हमें भी करना है, जल्दी करना। तभी एक बुजुर्ग बोले क्या आखिर उनको कैसे पता चला? तभी वो बोले ये अमृत 10,000 सालों में एक बार ऊपर आता है और यहाँ की पता हर बड़े परिवार को है। यही नहीं, उन्होंने हमारे ऊपर कई जासूस बैठा रखा है, हमें इस तरफ आते देखा, उन्हें पहले से ही अंदाजा हो गया होगा। अभी वो बोल ही रहे थे कि उनकी किसी पावरफुल शक्ति का आने का एहसास हुआ। तभी उन्होंने कहा वो लोग आ गए। तभी उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बूढ़ा आ रहा था जिसके पीछे 10-12 लोग आ रहे थे। वो बूढ़ा मार्शल राजा के चरम पर था। तभी बोला ये तो रायजादा परिवार से अधीश रायजादा है। वे लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वह पे और भी लोग आ गए। इन लोगों ने हरा ड्रेस पहना था, ये लोग ठाकुर परिवार से थे। तभी वह पे और भी लोग आ गए। उनके आते ही सभी लोगों ने उनका अभिवादन किया, क्योंकि शर्मा परिवार और सही परिवार साथ में आ रहे थे। उन सब के सामने आते ही उन्होंने देखा कि एक शर्मा परिवार के बड़े बुजुर्ग कंचन शर्मा थे और राजदरबार के प्रधानमंत्री शैलेश राजपूत थे, क्योंकि राज परिवार अपने नाम के बाद राजपूत ही लगता था। तभी शैलेश राजपूत के पीछे से राजकुमारी जैस्मिन निकली। उनके आते ही वह पे जैस्मिन की खुशबू फैल गई। सबके सब बस राजकुमारी को देखते ही रह गए। तभी राजकुमारी जैस्मिन ने शैलेश से बोला दादू यहाँ पे अमृत कहाँ पर है? तभी शैलेश जी बोले अभी आप सब्र करो राजकुमारी, हमें सब मालूम हो जाएगा। ये सब देखकर अकादमी के लोगों का बहुत गुस्सा आ रहा था। कायदे से इस अमृत पर अकादमी का हक था, लेकिन वो जानते थे कि वो एक साथ चारों से नहीं लड़ सकते। लेकिन अकादमी के छोटे बुजुर्ग का सभी लोग इज्जत करते थे, चाहे राजघराना हो या तीनों परिवार। तभी छोटे बुजुर्ग ने कहा कि हमें इस अमृत का 4 भागों में बांट देते हैं, लेकिन अकादमी का हिस्सा ज्यादा होगा, क्योंकि इस अमृत को हमने ढूंढा है और यहाँ तक कि इस अकादमी में आप सभी के लड़के ही पढ़ते हैं। तभी शैलेश जी बोले ऐसा करना ठीक नहीं होगा, अमृत बराबर बराबर भागों में बटेगा। उनकी बात सुनकर सभी लोग सहमत थे, लेकिन छोटे बुजुर्ग को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो जानते थे कि वह अब कुछ नहीं कर सकते। फिर सभी ने तालाब को 4 भाग में बांट दिया और सभी ने अपने अपने पास स्टोरेज कर लिया। जब पूरा अमृत का पानी खत्म हो गया था तो सभी लोग वहां से चले गए। आज सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि आज से उनकी ताकत बढ़ने वाली थी, क्योंकि ये अमृत मार्शल सम्राट तक काम आता था। इसीलिए सब थोड़ा खुद थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि असली अमृत पहले ही किसी ने ले लिया था। अगर इनको मालूम होता तो आज पूरे साम्राज्य में तहलका मच जाता, क्योंकि एक 15 साल के लड़के ने पूरे मिथुल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली लोगों को बेवकूफ बनाया था। खैर सभी लोग वहां से चले गए और इधर आर्यन के वर्चुअल स्पेस में आर्यन के तरफ कई कोर फैला हुआ था। आर्यन इस वक्त अमृत के झील कुएं के पास बैठा था। वही उसके सामने कई शीशियां पड़ी थी, जिसमें ऊपर पे अमृत की बोतल थी, जिसमें से उसने एक बोतल को पहले ही पी लिया था। इस वक्त उसने न जाने कई जड़ी बूटियां और फल भी खा चुका था। तभी उसके आसपास बवंडर का तूफान आ गया। वो जानता था कि इस जगह रहना सही नहीं है, इसीलिए वो जल्दी से एक पहाड़ पर चढ़ गया और वह पे कल्टीवेशन करने लगा, जिसके वजह से उसके बॉडी के चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी फैल गई। तभी उसे लगा कि उसके बॉडी लावा की तरह हो गया। तभी उसके बॉडी से सुनहरी लाइट इतनी तेज निकल रहा था कि उसकी रोशनी पूरे वर्चुअल स्पेस में फैल गया था। यही नहीं, उसे इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसकी जान निकल रहा हो। इस वजह से अब आर्यन की हालत और भी खराब हो गई। तभी आर्यन के बॉडी से सुनहरी रोशनी ने एक अधूरे ड्रैगन का रूप ले लिया, जिससे उसका सभी घाव भरने लगा और अब उसे थोड़ा दर्द काम हुआ। उसका दर्द जैसे ही कम हुआ, उसने झट से एक बोतल अमृत का निकला और
उससे पी गया। ये अमृत बाहर वाला था क्योंकि वो जानता था कि वह ओरिजिनल अमृत को अभी एक बूंद भी एडजस्ट नहीं कर सकता। उसके लिए उसे पहले मार्शल भावना पर पहुंचना होगा या उसे किसी गोली में डालकर खाना होगा, तभी वह उसे एडजस्ट कर पाएगा। तभी उसके अमृत पिटे ही उसमें बॉडी से सुनहरी रोशनी निकले लगी, वह उसकी ताकत फूटने लगी। मार्शल बॉडी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, वह सीधे लेवल 5 तक पहुंच गया। लेकिन फिर उसने अपनी ताकत को दबाना शुरू कर दिया क्योंकि वो ये भी जानता था कि अगर उसने अपनी ताकत काम नहीं किया तो इतना लंबा छलांग उसके फ्यूचर में परेशानी का जरिए बनेगी। इसीलिए उसने अपना लेवल काम करना शुरू कर दिया, लेवल 4, लेवल 3। लेकिन वह अब इससे ज्यादा काम नहीं कर पा रहा था। इस वक्त उसकी पूरी बॉडी लाल हो गई थी, उसके पूरे बदन से खून बह रहा था, उसका दर्द इस वक्त तूफान पर था। वह हिम्मत हारने ही वाला था कि तभी उसके सामने उसके माँ का हंसता हुआ चेहरा आ गया। तभी उसके बॉडी से फिर सुनहरी रोशनी निकलने लगी, जिसके बाद उसने जोर से चिहाड़ा और उसका लेवल मार्शल बॉडी के दूसरे लेवल पर आ गया था। उसके बाद उसने अपने बॉडी को अंदरूनी ताकत से मिलाने लगा। जब उसकी बॉडी स्थिर हो गया तो उसने अपने सामने वाले पत्थर पर एक मुक्का मारा, जिससे वह पत्थर पर दरार आ गया। फिर वह झील के पास आ गया। उसने ज़ारा से बोला, क्या तुम इस झील के चारों तरफ एक सेफ्टी लेयर बना सकती हो? ज़ारा बोली, होस्ट क्या आप और कुछ भी करना कहते हैं? उसे ध्यान आया कि उसे कुछ अलग करना चाहिए, इस पे अपनी पहली दुनिया जैसे एक महल बनवाना चाहिए। तभी उसे ज़ारा को कुछ बात समझाया और बोले कि झील और जड़ी बूटी को पीछे गर्दन में डाल देना और आगे की तरफ महल की में गेट होगा और पिछले गर्दन के चारों तरफ एक सिक्योरिटी लेयर बनवा दिया ताकि अमृत का कुआं और कोई भी और उसका पता न लगा पाए। फिर उसने अपने पास से सभी इंपॉर्टेंट सामान उस महल के अंदर रख दिया। यही नहीं, वह बाहर आकर अपने पुराने घर जैसा घर बनाने के लिए ज़ारा को बोला। ज़ारा ने उसके यादों में खंगाल कर उसके पुराने घर जैसा बना दिया। तभी आर्यन ने जब अपने पुराने घर को देखा तो उसके आंखों से अंशु गए। उसने आते ही पड़ा था मार्शल देव बनने के बाद वह किसी भी एन को खोले कहीं भी जा सकता था, इसीलिए उसने खुद से वादा किया कि वह बहुत जल्द मार्शल देव बनेगा और अपनी दुनिया में वापस जाएगा। इतना सोचने के बाद वह से बाहर आ गया। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी गुफा पहले की तरह ही थी, उसके सांस में सांस हुई। उसको वह रहते हुए पूरे 1 महीना हो गया था। इसका मतलब बाहर अभी 1 या 2 दिन ही हुआ था। अभी उसके रयजादा परिवार के सरमानी को 15 दिन बाकी था, इसीलिए उसने यहाँ पर रहकर ट्रेंडिंग करने का सोचा। पर उसे आज जंगल में कोई भी जानवर दिख नहीं रहा था। आज उसे यह जंगल बहुत शांत और बदला बदला लग रहा था, इसीलिए वह जंगले और अंदर चला गया। पर वह जानता था कि वह बहुत अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वह पर रैंक 4 और रैंक 5 के जानवरों का ठिकाना था, इसीलिए वह अंदर नहीं गया और अमृत के गुफा की तरफ बढ़ने लगा। अभी वह आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके कानों में कुछ आवाज आई। वह तुरंत एक झड़ी में चुप गया। हमारे आकाश भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। 14 गायत्री की उदासी। पर उसे आज जंगल में कोई भी जानवर दिख नहीं रहा था। आज उसे यह जंगल बहुत शांत और बदला बदला लग रहा था, इसीलिए वह जंगले और अंदर चला गया। पर वह जानता था कि वह बहुत अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वह पर रैंक 4 और रैंक 5 के जानवरों का ठिकाना था, इसीलिए वह अंदर नहीं गया और अमृत के गुफा की तरफ बढ़ने लगा। अभी वह आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके कानों में कुछ आवाज आई। वह तुरंत एक झाड़ी में छुप गया। तभी उसने देखा कि 2 लड़के आ रहे हैं जिन्होंने हरा कपड़ा पहना हुआ था। एक ने कहा, तुम्हें मालूम है कि अकादमी वालों ने पूरे गुफा को सील कर दिया है और यही नहीं, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द वो यहाँ पे अकादमी के लिए सिलेक्शन होगा। आर्यन समझ गया कि अब उस गुफा को जाना सही नहीं होगा, इसीलिए वह घर की तरफ निकल गया। तभी उसने ज़ारा से बोला, ज़ारा क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी तरीका नहीं है जिससे मेरा लेवल छुप जाए, जिससे किसी का मुझ पे ध्यान न हो? भी ज़ारा बोली, होस्ट तरीका तो है पर 10 पॉइंट्स लगेगा आपके ऊपर, तो पहले से 500 पॉइंट्स कर्जा है, अब आप जब तक नहीं चुका सकते मैं कोई मदद कर सकती। तभी आर्यन बोला, 500 पॉइंट्स तुम मुझे सीधे सीधे लूट क्यों नहीं लेती? ज्यादा से ज्यादा मेरे पर 500 पॉइंट का कर्जा था। तभी ज़ारा बोली, होस्ट जब आप लेवल अप कर रहे थे तो आपको बचने के लिए असुर बॉडी में ट्रांसफर कर दिया गया था जिसका आपको 500 पॉइंट्स देना होगा। तभी उसने जल्दी से कहा, तुम 5 बूंद अमृत ले लो। उसके इतना कहते ही उसने जल्दी से पूछा कि ये असुर बॉडी क्या? तभी ज़ारा ने बोला, होस्ट असुर बॉडी एक अलग किस्म की बॉडी होती है जो आम मार्शल आर्टिस्ट से 10 गुना ताकतवर होता है। इसे जल्दी किसी भी चीज से भेदा नहीं जा सकता। इससे आप अपने एक लेवल ऊपर के भी मार्शल आर्टिस्ट से लड़ सकते हैं। यही नहीं, आप अपना लेवल छुपाना चाहते हैं तो किसी मार्शल सम्राट के अलावा आपको कोई नहीं देख सकता। उसकी ये बात सुनकर तो आर्यन को बहुत खुशी मिल रही थी। इस बार उसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही कमाल कर दिया था। तभी उसके कानों में ज़ारा की आवाज आई, होस्ट आपको वक्त वक्त पे अपने असुर बॉडी को अपडेट करते रहना होगा। आप जितना अपना लेवल बढ़ाओगे उतना ही आपको अपने बॉडी लेवल का ध्यान देना होगा। अब जितनी मेहनत आम लोग करते हैं आपको उससे डबल मेहनत और टाइम लगेगा। इसी वजह से बोल रही हूँ कि आप अब जितनी हो सके उतना मेहनत करिएगा। आर्यन जैसे ही ज़ारा से बात करते हुए जागीर शहर के अंदर आया वैसे ही उसने देखा कि रायजादा खानदान के कुछ सैनिक चारों तरफ घूम रहे थे। वैसे कोई भी सैनिक किसी को ऐसे नहीं देखते थी, इसीलिए उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो जैसे ही उनके तरफ बढ़ने वाला था तभी एक सैनिक ने उसे देख लिया। वो सैनिक बोला, मालिक आपको बड़े साहब पिछले कई दिनों से धुंध रहे हैं और दूसरी बुजुर्ग की तो हालत खराब है। उसकी ये बात सुनकर आर्यन थोड़ा घबरा गया। उसने कहा कि क्या हुआ है मन को? उसके बाद वह उस सैनिक की बिना कोई बात सुने वह से रायजादा हाउस के लिए निकल गया। जब रायजादा परिवार के सभी सैनिकों ने देखा कि आर्यन आ चुका है और घर की तरफ ही जा रहा है तो वे भी उसके पीछे पीछे आने लगे। वही बाजार में सभी लोग सोच रहे थे कि रायजादा परिवार कुछ बड़ा करने वाला है, पर किसी और परिवार
परिवार ने इसमें दखलंदाजी नहीं की। वही जब आर्यन रायजादा निवास में गया तो सभी हैरान थे क्योंकि उसकी स्पीड आज अलग थी, लेकिन उन सबसे बेखबर आर्यन दौड़ते हुए अपने घर के तरफ दौड़ा। वह जैक उसने देखा कि उसकी अभी दरवाजे पर खड़ी और मारिया भी वहीं पर है। उन दोनों को साथ में देखकर उसने सोचा कि उसकी गैरहाजिरी में उसकी माँ को उसके अलावा सिर्फ मारिया ही संभल सकती है। उसने सोच लिया कि वह उससे शादी करके रहेगा, चाहे उसके लिए उसे पूरे रायजादा परिवार या शर्मा परिवार से ही क्यों न लड़ना पड़े। उसके बाद उसने धीरे से बोला माँ। उसके माँ कहते ही गायत्री जी की नज़र उस पर गई। उन्होंने जैसे ही उसे देखा कि आर्यन है, दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसके माथे पे किश करते हुए बोली, मेरा बच्चा कहाँ चला गया था? तू एक बार मिलके जाता, बस लेटर लिख कर चला गया। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? उसकी बात सुनकर उसे हंसी आ गई। उसे मालूम नहीं था उसका बेटा पूरे मिथुल साम्राज्य को बेवकूफ़ बना के आया था, पर वो जनता था कि माँ होती। इसी वजह से बोला माँ आप घबराओ मत, मैं ठीक हो। उसके इतना कहते गायत्री जी को ध्यान आया कि वह पे मारिया भी है। उन्होंने साइड में देखा कि मारिया चुपचाप उन्हें देख रही है। तभी गायत्री जी ने मारिया को भी इशारा किया जिससे वो भी उनके पास आ गई। फिर उन्होंने उसे भी गले लगा दिया। तभी उसने देखा कि उसी वक्त हेमंत जी भी वहां गए। उन्होंने आते ही आर्यन को देखा तो उनके सांस में सांस आई। तभी उन्होंने उसका लेवल देखने की कोशिश की, मगर वो उसकी लेवल देख हो नहीं पा रहे थे, जैसे कि वो कल्टीवेट ही नहीं करता हो। उनको लगा कि कहीं वह फिर से साधारण आदमी तो नहीं बन गया। अब सरमानी को बस 10 दिन रह गया था। उन्होंने सुना था कि बड़े बुजुर्ग का बेटा मार्शल बॉडी पर पहुंचने वाला है और ये लड़का अभी भी बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर भी नहीं है, क्या होगा इसका? तभी वो बोले बेटा तुम अभी भी बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर हो क्या? उनकी बात सुनकर आर्यन ने थोड़ा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट देख हेमंत जी को कुछ गड़बड़ लगा। तभी आर्यन बोला कुल प्रमुख आप घबराए मत, मेरी ताकत आप अखाड़े में ही देखना। इतना बोल के उसने गायत्री जी से बोला माँ क्या आप मुझे दरवाजे पर रखेंगी या अंदर भी चलेंगी? हमारे आकाश भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। 15 फर्स्ट केस। जब हेमंत जी ने पूछा बेटा तुम अभी भी बॉडी रिफाइनिंग लेवल पर हो क्या? उनकी बात सुनकर आर्यन ने थोड़ा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट देख हेमंत जी को कुछ गड़बड़ लगा। तभी आर्यन बोला कुल प्रमुख आप घबराए मत, मेरी ताकत आप अखाड़े में ही देखना। इतना बोल के उसने गायत्री जी से बोला माँ क्या आप मुझे दरवाजे पर रखेंगी या अंदर भी चलेंगी? तभी गायत्री जी बोली चलो जल्दी, मेरा बच्चा कितना कमजोर हो गया है। इतना बोलते ही वो उसका सर सहलाते हुए बोली आप लोग अंदर बैठो, मैं कुछ बना के लगाती हूँ। उनके इतना बोलते ही सभी लोग अंदर आ गए और आकर बैठ गए। मारिया भी गायत्री के साथ चली गई। तभी हेमंत जी आर्यन से बोले तुम इतने दिन कहाँ चले गए? तुम्हें पता है कितना परेशानी हुई थी हमें गायत्री बहन को संभालने में, उनकी हालत बिल्कुल खराब हो गई है। तभी वो बोले देखो बेटा, भले ही वो जागीर शहर की सबसे ताकतवर इंसान है, पर ये मत भूलो कि वह एक माँ है और सिर्फ तुम्हारे खातिर जीती है। ये बात आर्यन जानता था कि उसकी माँ सिर्फ उसके लिए ही जीती है, वरना चाहती तो किसी बड़े दल में शामिल हो जाती, लेकिन उन्होंने इस छोटे से दल में शामिल हुई वो सिर्फ हेमंत जी के वजह से। आज उसने देख भी लिया कि वो उसकी माँ का कितनी फिक्र करते हैं। तभी वो बोला आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मामा जी, अपने कई सालों से मेरी माँ का ख्याल रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी उसने अपनी जेब में हाथ लगाया और ज़ारा से बोला कि उसके हाथ में ऊपर के अमृत का एक बोतल दे दे। उसके इतना कहते ही ज़ारा ने वर्चुअल स्पेस से एक बोतल अमृत का उसे दे दिया। फिर आर्यन उस बोतल को हेमंत जी को दे दिया और बोला मामा जी आपके लिए मेरे तरफ से छोटा सा उपहार। जब हेमंत जी ने सुना कि आर्यन ने उन्हें मामा जी बोला, उनको बहुत अच्छा लगा। उनकी अपनी कोई बहन नहीं थी, लेकिन गायत्री जी ने हमेशा बड़ी बहन की तरह उसकी रक्षा करती रही, इसीलिए वो उनको अपनी बड़ी बहन ही मानते थे। तभी उन्होंने अपना सर झटका और आर्यन से वो शीशी ले ली और उसका ढक्कन खोल के उसको सूंघा। उसे सूंघते ही उनके बुरे बदन में एनर्जी फैल गई। वो थोड़ा हैरान हुए और आर्यन से बोले कि ये क्या है? तभी आर्यन बोला अमृत का पानी। उसके इतना कहते ही हेमंत जी का कांप गया। उनके हाथ से वह शीशी गिरने ही वाली थी कि उन्होंने खुद को संभालकर उस शीशी को पहले सामने के टेबल पर रख दिया और बोले बेटा मैं ये नहीं ले सकता, इतनी कीमती चीज भी। आर्यन बोला अभी अपने बेटा भी कहा और ये शीशी लेने से मना भी कर रहे हो? देखिए हो सकता है कि मैं माँ को अपने साथ लेकर जाऊंगा, मैंने आज देख लिया है, इसलिए मैं अब इनको अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। आप भी जानते हैं मेरी परेशानी, मैं तो चाहता हूँ कि माँ आपके साथ यही रहे। आप और मैं दोनों जानते हैं कि माँ मुझे कहीं जाने नहीं देगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी स्ट्रांग हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस परिवार पर नजर डाले। हेमंत जी जानते थे कि वे दोनों हमेशा की तरह यहाँ पे नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने वो शीशी ले ली। वो भी जानते थे कि अगर साम्राज्य में फैल जाए कि मेरे पास अमृत की एक बोतल है तो पूरे साम्राज्य में हाहाकार मच जाएगी और हर कोई इसे पाने की कोशिश करेगा, इतनी वैल्यू है इस अमृत का। तभी उन्होंने कहा कि तुम्हारी सरमानी की तैयारी कैसे चल रही है? याद है न तुम्हारा बड़े बुजुर्ग के बेटे के साथ फाइट है? तभी आर्यन ने कहा कि मैंने आते ही कहा था कि आप मेरी अरीना का टेंशन मत लो, वो तो उसी दिन पता चलेगा कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तभी उन दोनों के कानों में गायत्री की आवाज आए, आप दोनों बात ही करते रहेंगे कि खाना भी जाएंगे? तभी उसने कहा आ रहा हूँ माँ। इतना बोल के वह हेमंत जी के तरफ मुस्कुरा के देखा और वह से खाने की जगह जाकर बैठ गया। उसके साथ हेमंत जी और मारिया भी थी। वो जानती थी कि ज्यादा दिन उसके साथ नहीं रह सकती, इसीलिए वह ज्यादा से ज्यादा टाइम आर्यन के साथ गुजरना चाहती थी, इसीलिए वह जाकर आर्यन के पास पहले ही बैठ गई। हेमंत जी उसके मन का हाल पहले से भी जानते थे, इसी उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर सबने खाया और हेमंत जी वह से चले गए। उनके जाने के बाद आर्यन भी अपने रूम में जाकर आराम करना चाहता था, पर तभी उसने देखा कि आज मारिया उसके पहले उसके रूम में चली गई। गायत्री जी ने ध्यान नहीं दिया, पर आर्यन आज जब से आया था मारिया उसे बदली बदली सी लग रही थी, इसी वजह से उसने कुछ नहीं कहा और उसके पीछे अपने रूम में आ गया और अपना दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आते ही उसने देखा कि मारिया के आंखों में अंशु थे। पता नहीं क्यों उसे मारिया के आंखों ने अंशु बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसने फैट से मारिया को अपने गले लगा लिया। उसे खुद ये फीलिंग समझ में नहीं आ रही थी और जब उसने मारिया को गले लगाया तो उसे बहुत सुकून मिला। ये सुकून बिल्कुल उसकी माँ की तरह था। जब वह उनको गले लगता है उसने अपनी ख्यालों को झटका। फिर मारिया का सर सहलाते हुए बोला, मारिया क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? वही मारिया उसके अंदर सिमट कर बस होते ही जा रही थी। उसने आर्यन को अपने बाहों में इस तरह सिमटा हुआ था जैसे कि कोई बच्चा अपनी खास खिलौनों को पकड़ता है कि कहीं वो भाग न जाए। भी आर्यन बोला, किसी कुछ किया है? मारिया बोली, नहीं तो किसी ने कुछ किया है या किसी ने परेशान किया है? मारिया बोली, नहीं तो बताओ क्या हुआ है? मारिया बोली, तुमको पता है कि तुम इतने दिनों से मेरे नज़रों के सामने नहीं थे तो मेरी जान निकल गई थी। मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिला। अब तुम ही बताओ, ये लोग मुझे तुमसे दूर कर रहे हैं। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। रहना तो दूर, मैं तुम्हारे बिना रहने का सोच भी नहीं सकती। इतना बोल के वह रोने लगी। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। तभी आर्यन ने उसको चुप कराने के लिए उसके चेहरे को उठा और अपनी होंठों को उसके होंठों पर रख दिया। मारिया भी उसके किश में साथ देने लगी। थोड़ी देर किश करने के बाद आर्यन ने अपनी होंठ को मारिया के होंठों से हटाया और अपने सर को उसके से लगा के बोला, देखो मारिया, मारिया सिर्फ आर्यन की है और आर्यन की रखेगी। हम दोनों को दुनिया की कोई भी ताकत एक होने से नहीं रोक सकती। चाहे मुझे पूरे रैजादा परिवार को मिटाना पड़े, मैं उसको भी मिटा दूंगा। उसकी बात सुनकर मारिया को थोड़ा राहत मिली। फिर वह उठी और वह से जाने लगी। जाते हुए ही बोली, अगले 1 साल के बाद ठीक इसी तारीख को मेरी शादी है। अगर तुमने मुझे वहां से नहीं निकला तो समझ लेना कि वो मेरा आखिरी दिन होगा। अगर मैं तुम्हारी नहीं हुई तो किसी और की बांके कभी नहीं रहूंगी। इतना बोल के वह वहां से चली गई। हमारे आकाश भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो भाइयों, हम एक कमेंट करके बताओ कि आगे का एपिसोड डालो या नहीं। तो भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।